हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 37 है ये। इसके अंतर्गत हम जो इस पेपर थर्ड पार्ट ए का लास्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं धारणीय विकास, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 6.2 को, जिसके अंतर्गत है पर्यावरण क्षरण विधियाँ, नीतियाँ और नियामक ढांचा कि कौन कौन से अभी तक विधियाँ अपनाई गई हैं जिससे पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके और कौन कौन से सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई गई हैं। साथ ही ऐसे कौन कौन से नियामक ढांचा तैयार किए गए हैं जिसके वजह से पर्यावरण को भविष्य में जो नुकसान हो रहा है उसे कम से कम किया जा सके और उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सके, साथ ही साथ हेल्दी पर्यावरण को किस तरह से बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा एम पी पी एस सी मेन्स पेपर 2 पार्ट ए के सभी लेक्चर अपलोड हैं। इसके अलावा मेन्स पेपर थर्ड पार्ट ए के जितने बाकी टॉपिक्स हैं वो भी अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें। पर्यावरण संरक्षण विधियाँ, नीतियाँ और नियामक ढांचा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के इसलिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी आज तक की पर्यावरण नीतियाँ बनाई गई हैं या पर्यावरण के लिए कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उन सभी का एक समाहित रूप है जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सभी तरह के जितने भी नीतियाँ अभी तक बनाई गई थी उन्हें इसमें समाहित किया गया और इसके अंतर्गत उसको लाया गया है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति वर्तमान नीतियों, उदाहरण के राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण एवं विकास पर नीतिगत वक्तव्य 1992 तथा प्रदूषण निवारण एवं नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जल नीति 2002 इत्यादि, ये सभी नीतियों का एकीकरण करता है कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। तो ये आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में सभी प्रकार की जितनी भी नीतियां उनका समाहित रूप है या एकीकरण रूप है, जो एकीकरण करके प्रस्तुत करता है कि सभी नीतियां कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रमुख हैं और महत्वपूर्ण है, जिनको हम इस तरह से संरक्षित कर सकते हैं या इस तरह से आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जितनी भी नीतियों का इसमें एकीकरण किया गया है वो सभी नीतियां कहीं ना कहीं एक नियामक दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र पर कार्य करती हैं। और इस पर्यावरण जो नीति है 2006, जिसके माध्यम से सभी नीतियों के क्रियान्वयन या फिर इनको लागू कराने के लिए ये जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, इसके अलावा जो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है या स्थानीय जो सरकार है, उनको एक तरह से निर्देशित करेगी या फिर उनके क्रियान्वयन के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप पर्यावरण को आगे संरक्षित कर सकते हैं और उसको आगे किस तरह से ले जा सकते हैं। तो नियामकीय सुधार पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम एवं परियोजना केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार द्वारा कानूनों में पुनर्वलोकन एवं उनके कार्यान्वयन में इसकी भूमिका मार्गदर्शन देने की होगी। जितने भी पर्यावरण संरक्षण के कानून हैं उनके जब कार्यान्वयन होगा तो वो एक तरह से आपको एक मार्गदर्शक के रूप में काम कौन कार्य करेगा, तो वो करेगा पर्यावरण नीति 2006। इस नीति की मुख्य विषय वस्तु है पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण। हमारा जो टारगेट होगा वो जितने भी पर्यावरण के संसाधन हैं उनके संरक्षण, सबके कल्याण एवं आजीविका सुनिश्चित करना। कई लोगों का जो लाइवलीहुड है या फिर आजीविका है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण या फिर जंगलों से जुड़ी हुई है, तो उन्हें भी सुनिश्चित करना ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आजीविका को आगे बढ़ा सकें। अतः संरक्षण का सबसे मुख्य आधार यह होना चाहिए कि किसी संसाधन पर निर्भर रहने वाले लोगों को संसाधन के निम्नीकरण के बजाय उसके संरक्षण के द्वारा आजीविका में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। अब देखा यह गया है कि किसी भी पर्यावरण या किसी भी वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उससे आजीविका प्राप्त हो रही है या लकड़ी बेचकर या किसी भी तरह से उसको आजीविका प्राप्त हो रही है, तो वो आजीविका के संरक्षण को बढ़ावा देकर उसको आजीविका प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उस आजीविका को बदल कर भी अपनी जीवन शैली या अपनी आजीविका को चलाया जा सके, अपनी जो दिनचर्या है या फिर उसका जो आम जीवन है उसको बेहतर तरीके से जी सके। तो इस तरह से इस नीति के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि आप जो लोग उस पर आश्रित हैं उनके आश्रित को आप जिस तरह से वो उनका उपभोग करते थे उसको अब आप संरक्षित रूप से या संरक्षण के रूप में उनको एक तरह से रोजगार दे सकें और उनके संरक्षण से आप उनको बेहतर तरीके से जीवन जीने के बारे में आप बता सकते हैं। आगे इस नीति में क्या कहता है कि ये नीति विभिन्न सहभागियों जैसे सहकारी, अभिकरणी, स्थानीय समुदायों, अकादमी एवं वैज्ञानिक संस्थानों, निवेश समुदायों एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोगियों द्वारा उससे संबद्ध संसाधनों के उपयोग तथा पर्यावरण प्रबंधन में सशक्तिकरण हेतु उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। आप छोटे से छोटे भी अगर पर्यावरण के क्षेत्र पर कार्य करने वाली कोई संस्था है या फिर एनजीओ हैं, इसके अलावा स्थानीय जो वहाँ के समुदाय हैं या वहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर तरीके से काम करते हैं या पर्यावरण के प्रगति के लिए कार्य करते हैं, तो ये नीति के अंतर्गत सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी, उनको आगे काम करने के लिए भी आगे लाएगी। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इसमें सम्मेलन होंगे उनमें जो भी
संगठन के रूप में जिस तरह से पर्यावरण को संरक्षण की नए नए तरकीबें, नई नई तकनीकों का इजाद होगा, उस सभी चीज़ों को स्थानीय समुदाय और वहाँ के आसपास के जितने लोग हैं उनसे एक तरह से समन्वय के रूप में स्थापित किया जाएगा और उन्हें बेहतर से बेहतर संरक्षण की विधियाँ प्राप्त की जाएंगी। इसके अलावा आगे हम है सरकारी अवसंरचना की। अभी तक सरकार ने पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या किया है। तो सबसे पहले ये है कि पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन किया गया था। सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय देश की प्राकृतिक विरासत, जल संसाधनों, जैव विविधता, पशुओं का कल्याण के संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन को देखता है और साथ ही साथ प्रदूषण कम करने संबंधी नीतियों का निर्धारण भी करता है। पर्यावरण मंत्रालय जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हैं, पर्यावरण के से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं या फिर नियामक ढांचा है या कितने भी जिनके जो भी अधिनियम बनाए गए हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, उनको लागू कराना तथा उन सभी चीज़ों के प्रति उनके नियमन को ध्यान में रखना, उनके आंकड़ों को कलेक्ट करना, उनके संरक्षण के लिए सभी कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो भी कदम उठाएगी वो कौन करेगा? पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत ही किया जाएगा। पर्यावरण वन मंत्रालय जो देश में है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पर्यावरण कार्यक्रम हैं उन सभी को नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए भी कार्य करेगा। अगली जो संस्था है वह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? देश के पौधों के संसाधनों की खोज एवं आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान करना। 1954 में सरकार ने इसका पुनर्गठन किया था। इसका उद्देश्य ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य आपको याद रखना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो संस्थान है उसकी स्थापना 1890 में हुआ था। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि देश के पौधों के संसाधनों की खोज एवं आर्थिक गुणों के साथ साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान करना और उनका संरक्षण करना, साथ ही साथ उनके जीवाश्म को भी संरक्षित करना, ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का कार्य है। इसके अलावा इसके उद्देश्य और क्या क्या है? तो देश में पौधों की उत्पत्ति, वितरण, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक उपयोगिता के बारे में गहन पुष्प सर्वेक्षण तथा करना तथा इनकी सटीक एवं विस्तृत जानकारी एकत्रित करना। जितने भी आज तक स्पीसीज मिले हैं, वो चाहिए पेड़ पौधे की जितनी भी प्रजातियां मिली हैं उनका विशिष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करना, उनका सर्वेक्षण करना, साथ ही साथ उनकी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करना ताकि उनके बेहतर और विकास के लिए कार्य किया जा सके। इसके अलावा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संरचनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का संग्रह, पहचान और वितरण करना। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें जो भी अनुसंधान किए जाएंगे या संस्थानों के लिए जो भी ज़रूरत है उनका क्या करेगी? ये संरक्षण करेगी, साथ ही साथ उनका संग्रह करेगी, उनकी पहचान करेगा और उनका वितरण भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय वनस्पतियों के रूप में संयोजित जड़ी बूटियों तथा पौधों के संसाधनों में दस्तावेजीकरण और प्रमाणीकरण, संग्रह के संरक्षण के रूप में भी कार्य करेगा। एक तरह से आपको वो जीआई इंडेक्स या फिर आपको एक तरह से राइट दिया जाएगा जो कि वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उस चीज़ पर काम किया जा रहा है, उसको एक तरह से जड़ी बूटियों के रूप में या मेडिसिन के रूप में यूज किया जा रहा है, तो उसे भी ये एक तरह से सपोर्ट करेगा। जो अगला है वह है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये क्या करता है? तो राज्यों के जीव जंतु, संरक्षित क्षेत्रों में जीव जंतु, प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणाली के जीव जंतु, लुप्त प्राय प्रजातियों के सर्वेक्षण, स्थिति परिस्थितिकी अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, वन जीव संरक्षण की पहचान, इसका कार्य है कि इतना कार्य करेगा। वो पौधों के संरक्षण के लिए कार्य करता था, ये जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करेगा। ये देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न है जिससे देश की समृद्ध जंतु विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो सके। कितने प्रकार की स्पीसीज आज तक के भारत में मौजूद हैं और कौन सी स्पीसीज भारत के पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होते हैं और साथ ही साथ किसको अभी खतरा है लोगों से या पर्यावरण के समाप्ति से, तो ये भी आपको पता लगाएगा और इस तरह से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगा। जो अगला संस्था है वह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए). इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में हुआ था। भारत सरकार इसको किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। जैव विविधता प्राधिकरण सेक्शन 8 के तहत इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। राज्य के जैव विविधता केंद्रों की स्थापना राज्य सरकारों और जैव विविधता प्रावधान समितियों के सहयोग और स्थानीय क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। ये क्या है? एक तरह से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के एक तरह से कार्य है और इसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ये आपको आराम से
आना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका कब स्थापना हुआ था और किस लिए इसको स्थापित किया गया था। अगला जो संस्थान है वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। इसका स्थापना हुआ था 2005। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। 2005 में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था और बाघों के संरक्षण के लिए एक तरह से नियामक संस्थान है और साथ ही साथ यही उनके संरक्षण उनके संवर्धन के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक स्थिति बाघ परियोजना के संबंध में निर्देशों को कानूनी प्राधिकरण प्रदान करती है, साथ ही संसद के प्रति इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका काम है और इसी के तहत ये कार्य करता है। ये बहुत बार इसको पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो पर्यावरण मंत्री। इसके सदस्य होते हैं एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक वन्यजीव संरक्षण के अधिकारी, और वहाँ के जो लोकल जो एरिया जहाँ पर इसको लागू किया जाएगा वहाँ के क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी इसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। और इसके कार्य क्या है, तो राज्यों के बाघ संरक्षण योजना को स्वीकृति प्रदान करना और बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर से बेहतर जो योजना है उन्हें बनाना, उन्हें उपलब्ध कराना, साथ ही साथ बाघों के संरक्षण को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है ये भी बताएगा। बाघ संरक्षण क्षेत्रों के निकट क्षेत्रों का नियमन करना तथा खनन और पर्यावरण मानक तय करना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है कि बाघ जहाँ पर मिलते हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ पे खनन या माइनिंग को पूरी तौर से प्रतिबंध करेगा और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को उस प्रति जागरूक भी करना इसका एक तरह से कार्य होगा। स्थानीय समुदायों के आजीविका के अवसरों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो उस क्षेत्र में उस जंगल के रूप से उनकी आजीविका अगर डिपेंडेंट है तो उसे नए प्रकार के आजीविका के रूप में बदलने का काम भी यही करेगा। कौन? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। बाघों की गणना कैसे की जाती है ये भी पूछा जाता है, तो कैमरा टैपिंग की विधि से या फिर शरीर में धारियों को मिलान करके। जो कैमरा है उसमें कई बार बाघों को देखा जाता है, उसमें जो धारियाँ होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इन पैटर्न्स को नोटिस किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से इनकी संख्या को निकाला जाता है। या फिर DNA फिंगरप्रिंट, और ये किससे लिया जाता है, तो ये लिया जाता है बाघों के मल से। ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा होता है पर्यावरणीय संरक्षण विधान। कौन कौन से अभी तक पर्यावरणीय संरक्षण विधान है, तो जो कानून बनाए गए हैं वो है राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के अंतर्गत क्या है, खंडपीठों सहित एक न्यायाधिकरण गठित किए जाने का प्रावधान है। ये आपको याद होना चाहिए कि जितने भी खंडपीठ हैं उनके अंतर्गत एक न्यायाधिकरण गठित किए जाने का प्रावधान है, जो खतरनाक तत्वों की किसी भी गतिविधि से पैदा मानवीय, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत क्या है कि ये खंडपीठों में इसके न्यायाधिकरण की गठित करेगा, सेपरेट न्यायाधिकरण की गठित करेगा। साथ ही साथ जो खतरनाक तत्वों की किसी भी गतिविधि से पैदा मानवीय, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा। वह विश्व में अपने प्रकार का सबसे पहला क्या होगा, एक तरह से न्यायाधिकरण का काम करेगा, जो पर्यावरणीय नुकसानों तथा खतरनाक तत्वों के रखरखाव के दौरान हुई दुर्घटना से पीड़ितों के लिए राहत। मान लो अगर इस तरह से कोई कार्य किया जाता है कि खनन होता है और उस क्षेत्र में कोई इस तरह की कोई घटना घटती है तो उनके लिए पीड़ितों के लिए राहत, क्षतिपूर्ति और प्रत्यावस्थना की उपलब्धि की सुनिश्चित करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए। आगे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण, ये भी एक स्वायत्त संस्था है, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1998 को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SG वेंकटचलैया की अध्यक्षता में की गई थी। किसको? इसकी प्राधिकरण की गठन। ठीक है, प्राधिकरण के निर्णय को किसी दूसरी अदालत में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यही इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्री का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण के किसी भी निर्णय को अदालत में प्रश्नगत या फिर क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसके प्रति कोई अपील किया जा सकता है कि नहीं, तो ये नहीं किया जा सकता। कोई अदालत प्राधिकरण को सौंपे गए मामलों में अपने न्यायाधिकृत क्षेत्र में शामिल नहीं कर सकती। जितना इस प्राधिकरण को कोई क्षेत्र दिया जाता है या जहाँ तक इसको डिसीजन सुनाने की अनुमति होती है, उस क्षेत्र को कोई भी न्यायालय अपने क्षेत्र में सुनवाई नहीं करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी जो सबसे प्रमुख है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है वो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। NGT अक्टूबर 2010 की तहत एक्ट 2010 के तहत इसको की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष
पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश है। तो ये इससे पहले कौन से दो देशों ने इसका स्थापना किया? तो सबसे पहले किया था ऑस्ट्रेलिया ने, फिर न्यूजीलैंड ने। इसके अलावा जो तीसरा देश है वो है भारत, और विकासशील देशों में पहला देश है जो पर्यावरण न्यायाधिकरण की गठन किया है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटान करना, जिससे देश की अदालतों पर लगे मुकदमों की वजह से कुछ कम किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे भारत में न्यायपालिका को हमेशा जो किया जाता है वो क्या है, एस्केलेट लतीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर ये भी मामले अगर रुकते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसा ना हो कि अगर 10 साल के बाद कोई डिसीजन आता है तब तक पर्यावरण का वहाँ का पूरा पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, ख़त्म हो चुका होगा, और वहाँ के जो जंगल हैं या वन है या पर्यावरण है वो पूर्ण रूप से अपने जो स्थिति है उसको अस्तित्व को खो देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, एक भोपाल में, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पुणे, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 जगह हैं। अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान 6 महीने के भीतर करेगा। ये इसके लिए एक टाइम लिमिट तय कर दिया गया है कि आपको कैसे भी मामला होगा उसे 6 महीने के भीतर ही आपको सॉल्व करना है। तो एनजीटी की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जवाबदेही हो जाती है सरकार के प्रति और पर्यावरण के प्रति। अब एनजीटी की संरचना क्या है कि किस तरह से एनजीटी में कौन कौन किस किस को शामिल किया गया है। तो एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य शामिल होते हैं। तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किसी भी सदस्य को पुनः नियुक्ति नहीं होगी। आप अध्यक्ष बनो, सदस्य बनो, कुछ भी बनो, 5 साल के बाद आपकी दोबारा नियुक्ति का प्रावधान इसमें नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार केंद्र सरकार करती है। जो एनजीटी का अध्यक्ष या फिर जो भी न्यायाधीश होगा उसका नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेगा भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार, जो टाइम से जो केंद्र सरकार होगी वो करेगा। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाएगी। जो न्यायिक विशेषज्ञ हैं या फिर इसके अलावा जो अन्य चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, उनके लिए जो सदस्यों का चयन होगा वो भी एक समिति के द्वारा किया जाएगा। अधिकरण कब कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकता है? जब उसमें कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 20 पूर्णकालिक सदस्य हों, तभी वो अपने कार्य का संचालन कर सकता है। तो एक तरह से कंडीशन लगा दिया है एनजीटी में कि इतनी होगी तभी आप उन शक्तियों को इस्तेमाल या फिर उन शक्तियों को आप किसी भी क्षेत्र पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके रेफरेंस में। आगे है एनजीटी का क्षेत्र अधिकार क्या है? तो अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है। क्यों विस्तृत है? क्योंकि जितने भी पर्यावरण कानून है उसको सबके अंतर्गत इसको मतलब न्यायाधिकरण को मान्य दिया जाता है, और किसी प्रकार की भी हानि होती है पर्यावरण को तो वो सभी चीज़ों पर इसको सुनवाई कर सकता है और इसके अंतर्गत अपील भी किया जा सकता है। यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। कहीं भी पर्यावरण अगर शामिल होता है तो ये उसकी सुनवाई करेगा, उसके लिए डिसीजन देगा, साथ ही साथ उसके प्रति जो भी प्रावधान है वो करेगा। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। इसके तहत ही आप किसी को सज़ा सुनाएं या किसी तरह से आप किसी पे पेनल्टी लगाते हैं, उसके लिए ये बात नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। आगे है किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनियम के निर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारण और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रमुख या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। ये वो खुद डिसीजन करेगा, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, कोई भी कानून नहीं है कि क्षतिपूर्ति देनी है या किसी प्रकार से उन्हें सहायता देना ही है। क्षतिपूर्ति संपत्तियों की बहाली अथवा उनका पुनर्निर्माण करना हो सकता है। किसी भी तरह का आप क्षतिपूर्ति दे सकते हैं, चाहे कि जिस चीज़ का हानि हुआ है, किसी चीज़ का उनको नुकसान हुआ है, तो वो चीज़ आप डायरेक्ट उनको एक तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एनजीटी का क्या हो गया? क्षेत्र अधिकार। अब एनजीटी का महत्व देखते हैं। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए
सख्त आदेश पारित किए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एनजीटी से पहले देखा गया तो पर्यावरण का उल्लंघन पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं होता था, तो कोई उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देता था। तो ये इसका एक ड्रॉबैक ये होता था कि लोग किसी भी तरह से पर्यावरण को आराम से नुकसान पहुंचा देते थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो इसके आने से ये चीज़ एक बंद हो गई है कि अब पर्यावरण को लोग सीरियस लेने लगे हैं। इसके अलावा एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधित मामलों का भार कम हुआ। आपको पहले क्या होता है, कोई भी पर्यावरण मामला अगर उच्च न्यायालय के पास जाता है तो उच्च न्यायालय पर बेंच बनती थी या किसी भी तरह से उसको सुनवाई किया जाता था, तो उच्च न्यायालय के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। तो अब इस संबंध में उच्च न्यायालय के पास ये बाहर कम हो गया है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक एवं तेजी हो काम करने वाली तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अनौपचारिक और मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाली तंत्र है, क्योंकि इससे जितने भी न्याय प्रणाली है उसमें इससे एक तरह से फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से आप इजीली तरीके से पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ उसके विकास पर भी कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए अत्यंत या आवश्यक पूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए जितना बेहतर से बेहतर अगर वो कार्य कर सकता है या बेहतर से बेहतर वो इस चीज़ पर आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए पर्यावरण को या एनजीटी जो न्यायालय अधिकरण है उसको पूर्ण रूप से छूट दिया गया है इस अधिनियम के तहत। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जिनके एनवायरमेंट लॉ या पर्यावरण कानून कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित कानून पर्यावरण के लक्ष्य व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये कानून नहीं बने थे तो लोगों ने अत्यधिक जिस तरह से वो लोग पर्यावरण को अति दोहन करना चाहते थे उस तरह से करते थे, लेकिन जैसे ही एनवायरमेंट लॉ आने शुरू हुए पर्यावरण का संरक्षण धीरे धीरे बढ़ा है। साथ ही साथ लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है और जागरूकता बढ़ी है कि उन्हें पर्यावरण के नुकसान से कहीं ना कहीं उनका खुद का नुकसान भी हो रहा है। तो पर्यावरण कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार लागू किया जाता है, क्योंकि कोई भी कानून अगर बना दिया जाता है और सरकार उस पर न्यूट्रल रहता है, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वो कानून फेल माना जाएगा। 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन पक्षी एवं जंतु संरक्षण नियम लाया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या कर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या कर स्वयं पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया गया है। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और समानता अधिकार में शामिल किया गया है कि हर किसी का अधिकार है और जीव जंतु को अपने तरीके से जीने का भी अधिकार है। तो ये एक तरह से पर्यावरण संरक्षण के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया था, ध्यान दिया गया था। उसी के साथ पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था कि कौन कौन से संरक्षण के लिए ये किस तरह से हम प्रकृति की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जंतु संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मील का पत्थर साबित हुआ। यहीं से संरक्षण के नए नए जो कानून है वो पारित हुए और अभी भी इन पर कार्य किया जा रहा है। पीटी में पूछा जाता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस पर कई सारे ऑप्शन बना दिए जाते हैं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब आया था या फिर इस पर किस तरह से और जो उसके पॉइंट है उनको लेकर बनाया जाता है। तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी तंत्र ढंग से इस देश के वन्यजीव की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्यजीव और वन उत्पाद के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को क्या किया था, अधिनियमित किया था। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो ये संरक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब 1972 में हुआ था तो उसके बाद इसको लाया गया। तो इसको लाने के लिए देश में वन्यजीव की रक्षा, उनकी तस्करी, अवैध शिकार, वन्यजीव और वन उत्पाद का अवैध व्यापार, इन सभी चीज़ों में क्या लगाना चाहता है, वो रोक लगाना चाहता था। इसलिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लाया गया। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 किया गया। तो ये भी याद रखना है कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 था उसको 2003 में संशोधन करके भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया है। इसके अंतर्गत दंड तथा जुर्माने के प्रावधान को कठोर कर दिया है। पहले जितने भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो दंड था, क्योंकि उस टाइम का परिवेश ऐसा था कि भारत उस टाइम आज़ाद भी नया नया हुआ था और उसकी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उतना ज़्यादा
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इसका स्थिति सुधरी है तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कठोर दंड और पेनल्टी को भी बढ़ा दिया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड संस्था, जो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, उन सभी को ये संरक्षण प्रदान करता है और बेहतर तरीके से उनके जीने की व्यवस्था भी करता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, किंतु हाल ही में 370 को हटाए जाने के बाद यह कानून पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। इस कानून में राज्य सरकार वन्यजीव सलाहकार जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण करेगा। वन्यजीव से समृद्ध अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्कों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादों पर कानून व कानून के उल्लंघन पर कानूनी क्या करना चाहिए, कार्रवाई किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आगे है, इस अधिनियम में कितने 6 श्रेणी हैं। तो अनुसूची 1 में एवं अनुसूची 2 में जीवों के नुकसान पहुंचाना संपूर्ण भारत में पूर्णतः प्रतिबंध है। आप कहीं भी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही उन्हें मार सकते। एवं उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 पे अनुसूची 3 और 4 में जो श्रेणीबद्ध किए गए जीव भी संरक्षित हैं, परंतु इन्हें हानि पहुंचाने पर तुलनात्मक रूप से कम सजा का प्रावधान। जो 1 और 2 में है उन पर ज़्यादा सजा और कठोर कानून बनाए गए हैं, जो 2nd और 4th में है उनको तुलनात्मक रूप से कम सजा बनाया गया है। जो अनुसूची 5 में दिए गए जीवों का शिकार किया जा सकता है। साथ ही साथ 6 में श्रेणीबद्ध किए गए पौधों के कृषिगत उपयोग या वानिकीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी अनुसूची के तहत अधिकारियों को शिकार के संबंध में अपराध निर्धारित कर सजा देने का और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो 6 श्रेणियाँ बांधी गई है वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन सी श्रेणी किसके लिए है और किस श्रेणी के पशु पक्षियों पर किस तरह से अध्यारोपित किया जा रहा है। 1982 में लागू इस कानून के संशोधन से पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य में से जंगली पशुओं को पकड़ने, उनके परिवहन की अनुमति नहीं दी गई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 का संशोधन और भी सख्त है। इस अधिनियम में एक नया अध्याय 4A जोड़ा गया है, जिसमें जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की क्या किया जाएगा, जब्ती किया जाने का प्रावधान है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आप किसी तरह से अवैध व्यापार करके अगर पैसे कमाते हैं तो इस अधिनियम के तहत वो पूर्ण रूप से जब्त किया जाएगा गवर्नमेंट में। इसमें सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र की स्थापना जैसी नई धारणा भी समा सकेंगे। इसने अनेक परिभाषाओं को बदला है। मसलन अब पशुओं की मछलियों को भी शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि पहले धीरे धीरे जो पशु थे उनको डेफिनेशन किया था और जो पालतू जानवर थे उन्हें शामिल नहीं किया गया था। बाद में इसमें मछलियों और पालतू जानवरों को भी शामिल किया गया है। परितंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वनों के उत्पादों की क्या करा जाएगा, पुनः परिभाषित की जाई गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि कौन कौन से उत्पाद कितने महत्वपूर्ण हैं। इस अधिनियम को 2006 को पुनः संशोधन कर इसके अध्याय 4B में और 4C जोड़े गए हैं। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2013 पेश किया है। तो ये भी आपके नज़रों में होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से संशोधन होने वाले हैं। इसमें वन्यजीवों के संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा तथा भारतीय कानूनों की आदि के अनुसार करने का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक में पशुजाल के उपयोग पर प्रतिबंध, संरक्षित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत ग्राम सभा को सम्मिलित करने के साथ साथ अंडमान निकोबार के जनप्रतिनिधियों या जनजातियों का, जो भी वहाँ पे लोकल जनजाति हैं, को कुछ हद तक शिकार की अनुमति भी दी गई है। ये हद वहीं के लोकल जो गवर्नमेंट होगा वो तय करेगा कि आप कौन कौन से जानवरों को शिकार के लिए अलाउ करते हैं। जो संशोधन आया है उसमें सजा 5 से 7 साल कर दिया गया है। 5 से 25 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। जो पहले क्या था, 3 से 7 साल था और 10,000 का जुर्माना था, जिसको 5 से 25,000 कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना था उसको 5 से 25 लाख जुर्माने के रूप में कर दिया गया है। अपराध को दोहराने वाले को 7 साल और 30 लाख तक का क्या इसमें पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण एवं प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भोपाल गैस त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इस कानून को पारित किया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में लिए गए निर्णयों को लागू करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उसके बाद 1986 में इसको पारित किया गया और उसके सभी चीज़ों को ध्यान रखें। ये कानून सभी प्रकार के कानूनों को समन्वय स्थापित करता है, जिसमें केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित हो सके ताकि बेहतर तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रूप में देखा जा सके। क्योंकि भारत सरकार भी कई तरह से माइनिंग और खनन, साथ ही साथ जो विकास के नाम पर बहुत ज़्यादा हाईवे और रोडवेज बनाए जाते हैं, उन पर भी पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस कानून में मुख्य रूप से पर्यावरण पर जोर दिया गया है कि जिसकी परिभाषा में हवा, पानी, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, पौधे, जीवाणु व आसपास से संबंधित कोई भी चीज़ शामिल होता है तो उसको पर्यावरण के रूप में संबंधित माना जाएगा और उस पर एनजीटी सुनवाई कर सकती है। साथ ही साथ उसके लिए वन्यजीव अधिनियम संरक्षण आप पर अप्लाई होता है। प्रावधान है 26 भाग और 4 अध्याय, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सेक्टर 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार को अब कार्यों को करने के लिए सक्षम बनना होगा जो न केवल पर्यावरण के संरक्षण में आवश्यक है एवं सहायक हो, पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण, गुणवत्ता बचाव एवं न्यूनीकरण में भी सहायक होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता के मापदंड बनाना, प्रदूषण नियंत्रण के मापदंड स्थापित करना और स्थलों का नियंत्रित संचालन, खतरा पैदा करने वाले पदार्थों के नियंत्रण की विधियाँ खोजना आदि कार्यों के लिए भी यही कार्य करेगा और इसी अधिनियम के अंतर्गत ये सारे कार्य होंगे। इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजा व दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि दंड और सजा कितना कितना का प्रावधान किया गया है। हर ऐसे उल्लंघन के लिए 5 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना क्या किया गया, आरोपित किया है। आगे है राष्ट्रीय वन नीति 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास 1894 से ही अपनी एक सुस्पष्ट वन नीति है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हमारी वन नीति कब से चली आ रही है। 1894 से 1988 में नया राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। आज़ादी के तुरंत बाद नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि औपनिवेशिक वन नीति तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इसमें परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसी फैक्टर को आपको याद रखना है। इन नीतियों में उल्लेखित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई गई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है, देश में कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल वनों से आच्छादित हो, मतलब वनों से ढका होना चाहिए। इसका लक्ष्य होना चाहिए जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में आपको पेड़ नहीं काटने हैं, साथ ही साथ उसको प्लेन पे नहीं लगाना है। साथ ही साथ आपको इसके विकास के लिए कार्य तो करना है और साथ ही आपको एक बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है कि कम से कम 1/3 क्षेत्रफल में आपको वन रोपण करना है। ऐसे वन क्षेत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करना जिसमें वनों के नुकसान ही, मतलब वनों के नुकसान के साथ ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो, तो उसके तहत भी आपको किसी तरह से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। झूम कृषि को हतोत्साहित कर बागानी कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि झूम कृषि से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगर वही बागानी कृषि होगी तो उससे बेहतर फायदा हो पाएगा। स्थानीय लोगों के वन अधिकारों और उन्हें मिली छूट के बारे में उन्हें बताना चाहिए ताकि वह बेहतर तरीके से अपनी छूट का इस्तेमाल कर सकें और उनको बेहतर तरीके से समझ सकें। यह संदेश देना चाहिए कि वनों का संरक्षण उनके हित में ही किया जा रहा है। वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति जहाँ तक संभव हो सके स्थापित वनों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्थानीय लोगों को जरूरी कच्चे माल को उगाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और लाभ देना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो भी कृषि क्षेत्र है उसमें जितने भी व्यापारिक फसलें हैं उनको अगर इस्तेमाल के लिए आप छूट देंगे, साथ ही साथ उनके इस्तेमाल के लिए आप बेहतर से बेहतर सब्सिडी प्रोत्साहित करेंगे या फिर उनको प्रोत्साहन देंगे, तो वो उस क्षेत्र पर भी कार्य करने लगेंगे। ये रिपोर्ट है, इससे कई बार प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 क्या है। 2017 के अनुसार भारत के वन और वृक्षों के आवरण में 1% की वृद्धि हुई है।
जनसंख्या और पशु के दबाव के बावजूद 2015-2017 के बीच समग्र वन और वृक्षों के आवरण में यह 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 1% की वृद्धि दर्ज की गई है अभी वर्तमान में। कुल वन और वृक्ष का अवधारणा इतने वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए, 802088 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हो, जो देश में भौगोलिक क्षेत्र का 24.394%, ये आपको कैप्चर करना है एरिया किसी भी वन क्षेत्र के लिए। भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र का 33% एरिया में क्या करेगा, एक तरह से वनों के संरक्षण के लिए कार्य बढ़ाया जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट रूप से उन्होंने एक नियामक ढांचा बनाया गया कि किस तरह से आप उसको कार्य के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वो 33% एरिया को आप कैसे कवर अप करेंगे। 15 राज्यों और यूटी में उनके भौगोलिक क्षेत्र में 33% से अधिक वन कवर है। इससे इनमें से 7 राज्यों में 75% से अधिक वन उदाहरण, जबकि 8 राज्यों में 33 से 25% के बीच वन आच्छादित है। नई राष्ट्रीय वन नीति 2016 का ड्राफ्ट जेसी काला समिति के द्वारा बनाया गया था। प्री में पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यकारिणी योजना 22 तक ये भी आएगा और साथ ही इसमें भी मजबूती देखने को मिलेगा। सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री। सामाजिक वानिकी पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों का या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों की निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी क्या है, जितने भी लोग एक तरह से मजदूर वर्ग के रूप में कार्य करते हैं तो उनके रूप में आप इसको समझ सकते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सन 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य परंपरागत वनों से भार कम कर अनुपयोगी और परती भूमि को नवीनीकरण माध्यम से स्वदेशी बनाया जा सके। इसमें जितने भी कृषि योग्य भूमि बचते हैं उन पर अगर वृक्षारोपण कर दिया जाए तो वृक्षारोपण के साथ ही वनों का जो स्तर वो बढ़ जाएगा और ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। एक लास्ट में आंदोलन था चिपको मूवमेंट 1974 में। कई बार पूछ लिया जाता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन के अंतर्गत 1974 ईस्वी में उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश का वनों के शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वायसराय के लिए हो रही वनों की कार्रवाई या फिर जो कटाई पर इन्होंने अपना एक निर्णय दिया था। वनों के कटाव को रोकने के लिए उनके क्षेत्र, उनके लोगों और वृक्षों से चिपका कर खड़े होना था। ये चिपको आंदोलन के नाम से भी एक तरह से। चिपको आंदोलन की प्रेरणा क्या है। चिपको आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के खिजराली गांव से हुई थी। एक आपको एक डेट याद रखना है, कहाँ से शुरू हुई, राजस्थान से, खिजराली से। 1731 ईस्वी में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी व्रत को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों के गले लगाकर चिपक कर उसका विरोध किया, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा उनके समय 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट दिया गया। आधुनिक काल में भी जिसको चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से ही की गई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आंदोलन की प्रेरणा क्या है। 1974 से शुरू किए गए इस आंदोलन का बड़ा कारण उत्तराखंड के रैगी गांव के जंगल में 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी और गौरा देवी और अन्य महिलाओं की नीलामी के खिलाफ विरोध किया गया। जिस ठेकेदार एवं सरकार के निगम के बदलाव न आने पर महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई, जिससे कि गौरा देवी समेत 21 अन्य महिलाएं अंत में वन्यजीव अधिकारियों को गौरा देवी की बात मान ली और रैनी गांव का जंगल वहीं नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के जनक नेता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी शंकर, चंडी प्रसाद भट्ट और अन्य कार्यकर्ताओं के मुख्यता से ग्रामीण महिलाएं भी, जो जीवन यापन के साधन का समुदाय को बनाने के लिए तत्पर है। पर्यावरण हाप विनाश के खिलाफ शांत एवं अहिंसक आंदोलन के रूप में कार्य करता है। तो इतना ही था इस टॉपिक में कि कौन कौन से नियामक ढांचा बनाया गया है, किस तरह से पर्यावरण को हैंडल कर रहा है
और सरकार किस तरह से पर्यावरण को देख रहा है भविष्य के रूप में या भविष्य के संसाधन के रूप में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए।